नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बैंकिंग या फाइनेंशियल करंट अफेयर क्लास में। मैं बात करने वाला हूं सितंबर 2024 के इस मंथ से रिलेटेड फाइनेंशियल करंट अफेयर्स, इकोनॉमिकल करंट अफेयर्स और बैंकिंग करंट अफेयर्स के बारे में। ये सभी इंफॉर्मेशन आपके लिए, अगर आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आईबीपीएस, आरबीआई और एसबीआई की, तो बहुत बेनिफिशियल होने वाली आपके आने वाले पीओ और क्लर्क एग्जाम्स के लिए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और हर महीने की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्लास में लेकर आता हूं। इससे पहले आप जुलाई और अगस्त मंथ के भी करंट अफेयर इस तरह से बैंकर्स ग्राउंड के हमारे इस चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस मंथ में रहे हैं। यहां पर पहला सवाल है, फेडरल बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। याद रखिए कि अपॉइंटमेंट हुई है अगले 3 वर्षों के लिए। फेडरल बैंक जो भारत में एक प्राइवेट बैंक है, याद रखिएगा, इसका हेड ऑफिस केरला के अंदर कोच्चि के अलुवा में बना है। तो फेडरल बैंक जिसका मुख्यालय है आपके पास अलुवा में बेसिकली, और ये अलुवा नाम की जो जगह है वो कोच्चि केरला में आती है, कोच्चि में है। बेसिकली फेडरल बैंक के जो नए एमडी और सीईओ बनाए गए, इनका पूरा नाम है कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम। कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम, जिनको केवीएस मणियम भी कहा जाता है। इसलिए आपको दोनों नाम नजर आएंगे, शॉर्ट फॉर्म में और लॉन्ग फॉर्म दोनों तरह से नजर आएंगे। लेकिन अगले 3 साल के लिए बोर्ड ने एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। अगला पॉइंट है, भारत के वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा संशोधित समृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है, वो कितना होगा। एक्चुअली जो पूर्वानुमान लगाया जाता है, कई बार ये एक्यूरेट होता है, कई बार ये चेंज करना पड़ता है, इसको मॉडिफाई करना पड़ता है, रेक्टिफाई करना पड़ता है। लेकिन वर्ल्ड बैंक जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है 189 कंट्रीज का, 189 देशों का, और आप जानते हैं इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में बना हुआ है। और हर एक संस्था, जिस तरह आईएमएफ है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, भारत के अंदर आरबीआई और एनएसओ हैं, ये सभी टारगेट करते हैं कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट रहेगी लगभग वो कितनी रहने वाली है। लेकिन इन्होंने अभी पहले जो परसेंटेज था वो चेंज किया गया है, और प्रीवियस एस्टिमेट जो 6.6% का था, जो प्रीवियस एस्टिमेट था वो 6.6% का था, और उसके बाद जो न्यू एस्टिमेट आया है वो 7% का होगा। इसका मतलब ये है कि यहां पर इंडिया की ग्रोथ रेट जितनी टारगेट वर्ल्ड बैंक ने की थी, ये उससे भी बेहतर परफॉर्म कर रही है, और इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में 2024-25 के ये 7% की रेट से इंक्रीज करेगी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी 10 लाख करोड़ रुपए के वार्षिक राजस्व को प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बनी है भारत की, और ऐसा करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन हो सकती है, इसका अंदाजा ऑब्वियस है आप लगा सकते हो, और बिल्कुल सही जगह जाएंगे आप, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज ऐसी कंपनी हो सकती है बिल्कुल जिसकी मार्केट वैल्यू 10 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का एनुअल रेवेन्यू जनरेट करने पर बनी हुई है। तो 10 लाख करोड़ रुपए वार्षिक राजस्व प्राप्त करने वाली पहली जो कंपनी बनी है, दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। किस फिनटेक कंपनी ने भारत का पहला मल्टी ब्रांडेड को ब्रांडेड यानी क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो मल्टी को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जो लॉन्च किया गया है, ऐसा करने वाली जो पहली फिनटेक कंपनी यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी पर बेस्ड कंपनी, उसका नाम क्या है, इसका नाम रखा गया है पॉप। ये कंपनी है जिसे 2023 में लगभग बनाया गया है, बेंगलोर के अंदर बनी हुई ये कंपनी 2023 में बनी है। पॉप जो है इसकी स्थापना पीओपी नाम की कंपनी है 2023 में। और जो पीओपी है बेसिकली ये कहां पर बेस्ड है, इसका कहां पर आधारित है, मुख्यालय वगैरह बना हुआ है, तो इसका जो मुख्यालय बना है वो भारत के कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु में बना हुआ है। तो ये कंपनी है जिसने अभी फिलहाल मल्टी ब्रांडेड यानी क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं। कर्नाटक सरकार ने निर्णय वापस लेने से पहले किन 2 बैंकों पर, याद रखिएगा, जुर्माना लगाया और अब इनका बहिष्कार करने का फैसला किया था, जो फैसले को अब वापस लिया है सरकार ने। एक्चुअली सरकार और इन बैंकों के बीच में विवाद था, जो विवाद फिलहाल खत्म हो चुका है, और इसलिए कर्नाटक की सरकार ने इनके बहिष्कार करने का जो फैसला था वो भी वापस ले लिया है सर। और वो वापस किसके बारे में था, क्योंकि ये दोनों कंपनीज ये सरकार को लगभग 23 करोड़ रुपए, ये दोनों जो बैंक है यानी कि 22.67
जो करोड़ रुपीस है, इतने करोड़ रुपीस ये रिटर्न करने वाले हैं गवर्नमेंट को। जो भी इनका इशू चल रहा था गवर्नमेंट के साथ विद इंटरेस्ट, ये टोटल अमाउंट पे करने वाले हैं। वो दोनों बैंक कौन से हैं? वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक। इन दोनों बैंकों का बहिष्कार करने के लिए इन दोनों बैंकों के ऊपर यहाँ डिसाइड किया गया था बॉयकॉट करने को लेकर कर्नाटक सरकार में। कर्नाटक में वर्तमान के सीएम सिद्धरामैया आप जानते हो, और यहां पर डीके शिव कुमार नाम से जो है बेसिकली वो यहां के उप मुख्यमंत्री बने हुए थे। और फिलहाल यहां पर सरकार कांग्रेस पार्टी की भी है, ये आप याद रख सकते हो। यहां के राज्यपाल का नाम आप चाहो तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक पर बहिष्कार का फैसला वापस हो चुका है। भारत में किस स्वास्थ्य बीमा प्रदाता ने ब्रेल लिपि में, यानी वो लोग जो विजुअली इंपेयर्ड हैं, यानी वो देख नहीं सकते और उनके लिए ब्रेल लिपि का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके लिए बीमा पॉलिसियां शुरू की हैं ताकि ब्रेल लिपि में हो वो ऐसे लोगों के लिए विजुअली इंपेयर्ड हैं जो। और ये काम किस कंपनी के द्वारा किया गया याद रखना, स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस नामक कंपनी ने ब्रेल लिपि में इंश्योरेंस पॉलिसीज जो है वो बीमा प्रदाताओं को, इस विजुअली इंपेयर्ड जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको देने का काम किया है। ज्यूरिक इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ द्वारा अधिग्रहण के बाद कोटक जनरल इंश्योरेंस का नाम बदल गया है, क्योंकि कोटक जनरल इंश्योरेंस ये भारत का है, लेकिन इसमें 70% के जो अधिकार हैं, 70% के जो राइट है वो ज्यूरिक की कंपनी ने खरीद लिए हैं। और आप कहेंगे सर अगर 70% राइट जो है वो ज्यूरिक इंश्योरेंस ग्रुप ने लिए हैं अगर, तो इसका नाम बदलना जरूरी हो जाएगा। फिर ज्यूरिक इंश्योरेंस ग्रुप जो कहां का है? स्विट्जरलैंड की कंपनी है। ज्यूरिक एक शहर का नाम है स्विट्जरलैंड में, उसी के नाम पर बेस्ड ये कंपनी है जिसने 70% राइट्स परचेज कर लिए। अब ऐसा होने के बाद इसका नाम हो जाएगा ज्यूरिक। जो कोटक इंश्योरेंस है यानी ज्यूरिक का नाम आएगा पहले। ज्यूरिक मेजॉरिटी होल्डर हो जाएगी, कोटक माइनॉरिटी होल्डर होगा इसका। ज्यूरिक कोटक जनरल इंश्योरेंस के नाम से ये नाम शुरू रहेगा। किस बैंक ने आशा छात्रवृत्ति कार्यक्रम का तीसरा संस्करण लॉन्च कर दिया है? यहां पर आशा एक स्कॉलरशिप पैकेज है, यहां एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, ये एक बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। आपको याद रखना है कि कौन सा बैंक के द्वारा इस प्रोग्राम को चलाया गया, लॉन्च किया गया, जिसके तहत लगभग 10,000 जो स्टूडेंट हैं उनको यहां स्कॉलरशिप दी जाएगी। 10,000 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप लगभग प्रोवाइड की जाएगी। ये किस बैंक के द्वारा की जा रही है? और लगभग 15,000 रुपए से लेकर जिनकी भी इनकम आती है, कम आती है, बेसिकली उन कम इनकम वालों को यानी पिछड़े वर्ग से आने वाले स्टूडेंट्स को ये प्रोवाइड की जाएगी। और एसबीआई बैंक के द्वारा ये आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया था उन सभी के लिए जो इंडिया में स्टडी करते हैं या फिर जो इंडिया के बाहर स्टडी करते हैं, ऐसे जो पिछड़ा वर्ग से रिलेट करते हैं। किस बैंक ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? एक्स्ट्रा नाम से क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है और इसका पूरा नाम रहेगा आरबीएल बैंक एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड। अब आपको अंदाजा हो गया भाई इसका पूरा नाम पढ़ने के बाद कि आरबीएल बैंक और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है कि जब भी आप 100 रुपए स्पेंड करेंगे, यानी अब जब भी 100 रुपए का इंडियन ऑयल के प्लेटफॉर्म पर जाकर 100 रुपए खर्च करेंगे कस्टमर, तो उनको 15 पॉइंट्स मिलेंगे। और इस तरह से एक महीने में 2000 पॉइंट तक कोई भी अर्न कर सकता है। 2000 पॉइंट जो है वो मिल सकते हैं एक व्यक्ति को पॉइंट पर मंथ, ये मैक्सिमम लिमिट है। तो इस तरह से वो पॉइंट्स लेगा और उस पॉइंट का इस्तेमाल कर सकता है वो बाकी डिस्काउंट वगैरह ऑफर्स के लिए। तो आरबीएल बैंक यानी रत्नाकर बैंक लिमिटेड, जिसका मुख्यालय मुंबई में है, रत्नाकर बैंक लिमिटेड भी भारत का एक प्राइवेट बैंक है। और इसी तरह कुल भारत में 21 बैंक इस समय प्राइवेट हैं। हाल ही में किस कंपनी ने राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? यहां पर बात फाइनेंशियल चीजों की हो रही है, फाइनेंशियल बैंकों की हो रही है, कंपनीज की हो रही है, एनबीएफसीज की हो रही है। सर कौन होगा जिसने राहुल द्रविड़ को अपना यहां ब्रांड एम्बेसडर बनाया होगा? तो याद रखना श्रीराम फाइनेंस नाम की जो कंपनी है, जिसने फिलहाल एआरसी का लाइसेंस भी लिया है, श्रीराम कैपिटल नामक कंपनी ने राहुल द्रविड़ जो इंडियन क्रिकेटर रहे, इंडियन क्रिकेट टीम के कोच रहे रिसेंटली, उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। श्रीराम फाइनेंस एक एनबीएफसी है। कौन सा प्रमुख बैंक भारतीय बैंक कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल के लिए साझेदारी करने वाला, इसमें शामिल होने वाला पहला बैंक बना है? ये जो पीसीएएफ है बेसिक तौर पर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और इसको ज्वाइन करने वाला यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पहला भारतीय बैंक बना है। तो पहला भारतीय बैंक है जिसने किसको ज्वाइन करा है? याद रखना पीसीएएफ को ज्वाइन करा है, यहां पर इसके द्वारा शुरुआत की गई।
हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसमें ऑलरेडी 5 देशों को इस साल की शुरुआत में जोड़ा गया था, इसमें अभी एक और देश को जोड़ दिया गया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि ब्रिक्स देशों ने मिलकर बनाया, एनडीबी कहा जाता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है जिसे। अब ये फिलहाल इसका मुख्यालय जो बना है वो शंघाई में बना है, चाइना में। इसे 2015 में बनाया गया है। और इसका जो मुख्यालय वो याद रखना, इसका एक रीजनल ऑफिस जो हमारे इंडिया में भी बना है, याद रखना, जो एनडीबी है इसका एक रीजनल ऑफिस भी बनाया जा रहा है गुजरात के अंदर। गिफ्ट सिटी है बेसिक तौर पर, वहां बनाया जा रहा है इसका रीजनल ऑफिस। और इसके जो अध्यक्ष बने हुए हैं इस समय, वो भी याद रख सकते हैं, वो ब्राजील से बिलोंग करती हैं वो। लेकिन अब यहां पर इससे पहले ऑलरेडी, क्योंकि इसमें 10 देश थे, अब इसमें एक और देश को ऐड करने के बाद 11 देश हो गए इसमें, और वो 11वें देश का नाम है अल्जीरिया। अल्जीरिया को न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी ब्रिक्स बैंक का मेंबर बनाया। अल्जीरिया अफ्रीका में आने वाला एक देश है बेसिकली। और अल्जीरिया की अगर मैं राजधानी की बात करूं तो इसे अल्जियर्स कहा जाता है। तो अल्जीरिया की राजधानी को अल्जियर्स कहा जाता है। चलिए, स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के तहत किस शासी निकाय ने डिजिटल प्लेटफॉर्म भास्कर को लॉन्च किया है? भास्कर नाम का एक डिजिटल प्रोग्राम लॉन्च किया गया है स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के तहत, एक बॉडी के द्वारा। आप जानते हैं कि स्टार्टअप इंडिया का मतलब है कि हर एक बैंक के द्वारा कम से कम 2 लोगों को, एक SC ST और एक महिला को, यहां पर 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन बिजनेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देना है। और फिलहाल के लिए हमारे पास, याद रखना, भास्कर यानी भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री नाम का इनिशिएटिव है, क्योंकि पूरा नाम याद होना चाहिए सर इसका। भास्कर का मतलब क्या है? भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री इनिशिएटिव। और बेसिकली इसकी शुरुआत की गई मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है उसी का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के नाम से, जो बेसिक तौर पर किसमें आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री में आता है, ताकि आसानी से स्टार्टअप के लिए जो लोन मिलता है, स्टैंड अप इंडिया के तहत प्रोग्राम है जो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। तो स्टार्टअप में बिजनेस आइडियाज की बात है और स्टैंड अप में बिजनेस के लिए लोन देने के बारे में बात है। किस बैंक ने भारत में देश या विश्वविद्यालय चुनने और सुरक्षित रूप से भुगतान जमा करने के लिए वैश्विक शिक्षा भुगतान सेवा ग्लोबल एजुकेशन पेमेंट सर्विस GEPS की शुरुआत की है? यहां पर ग्लोबल एजुकेशन पेमेंट सर्विस की शुरुआत इंडिया में जो भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए अगर पे करना है किसी को बहुत सुरक्षित तरीके से, तो HSBC ने एक नया प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ग्लोबल एजुकेशन पेमेंट सर्विसेज के नाम से, GEPS के नाम से, उसकी शुरुआत कर दी है HSBC बैंक ने। किस केंद्रीय बैंक ने 4 साल से अधिक समय में पहली बार ब्याज दरों को कम किया? देखो अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है, और वो है अमेरिका धीरे धीरे रिसेशन की ओर जा रहा है। अमेरिका में मंदी आ रही है, और अमेरिका में अगर मंदी आएगी तो उसका असर ऑब्वियस है पूरी दुनिया पर होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अमेरिका में आने वाली इस मंदी को कम करने के लिए, यहां पर महंगाई बढ़ाई जा सके, इसके लिए यहां की RBI ने, वहां की जो सेंट्रल बैंक है उसने यहां पर ब्याज दरों को कम किया ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लें, मार्केट में उस पैसे को खर्च करें, महंगाई को बढ़ाएं और दोबारा से बूम सिचुएशन आए। और रिसेशन को काउंटर करने के लिए ब्याज दरों को कम किया जाता है। फेडरल रिजर्व बैंक जो USA का है सेंट्रल बैंक, उसी ने अगले 4 साल में पहली बार ब्याज दरों में कमी की है। फेडरल बैंक, ये सवाल अभी हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, हम देख चुके हैं सर इस सवाल के अंदर कि फेडरल बैंक के MD और CEO जो है, जिनको कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम कहा गया, उन्हीं को KVS मनियन भी कहा गया है। पेयजल आपूर्ति में सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक ने त्रिपुरा की गवर्नमेंट को, त्रिपुरा की सरकार को कितना पैसा प्रोवाइड किया है? तो यहां पर आपको याद रखना है कि त्रिपुरा गवर्नमेंट को, और इसके अलावा बहुत सारे जो अलग अलग हमारे पास पॉइंट आते हैं इसमें, एक राज्य की सरकार के 12 शहरों को डेवलप करने के लिए ADB ने 530 करोड़ रुपए दिए हैं। त्रिपुरा, आप जानते हैं त्रिपुरा एक राज्य है भारत का नॉर्थ ईस्ट में आने वाला, और त्रिपुरा की राजधानी जो है वो अगरतला है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा के अंदर जो CM है इस समय वर्तमान में,
उनका नाम है मणिक शाह। और साथ में त्रिपुरा के जो राज्यपाल हैं, जो गवर्नर है, उनका नाम है इंद्रसेना रेड्डी। ये भी आप याद रखेंगे। और फिलहाल एडीबी के बारे में अगर मैं बात करूं तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो बना हुआ है, इसका मुख्यालय जो बना है, हेड ऑफिस, वो फिलीपींस के अंदर मनीला में होगा। 530 करोड़ रुपए दिए 12 अलग अलग शहरों में त्रिपुरा राज्य में पेयजल आपूर्ति यानी वाटर सप्लाई सिस्टम बेटर करने के लिए। इन दो संगठनों ने माई बिज क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। माई बिज नाम से है ये, माई बिज क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, यानी मेरा बिजनेस, इसे आप कह सकते हैं माई बिज नाम दिया गया, याद रखना। तो ये जो माई बिज नाम से एक बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है, ये एक्सिस बैंक और मास्टर कार्ड के द्वारा मिलकर किया गया। एक्सिस बैंक जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्राइवेट कैटेगरी का बैंक है और बिजनेस के लिए इन्होंने शुरुआत की मास्टर कार्ड के साथ मिलकर, और इसका नाम रखा है माई बिज। किस बैंक ने easemytrip.com के साथ मिलकर को ब्रांडेड ट्रैवल क्रेडिट डेबिट कार्ड लॉन्च किए हैं? यानी यहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में बात हो रही है सर, जिसने easemytrip.com जो कि एक हमारा वेबसाइट है बेसिकली, और ये वर्ल्ड वाइड हमें ट्रिप्स प्रोवाइड करता है, इसके साथ मिलकर एक कार्ड लॉन्च किया स्पेसिफिकली उनके लिए जो इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं, ट्रेवल करना चाहते हैं, उनके ट्रेवल को और बेहतर बनाने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने टाई अप करा है easemytrip.com के साथ। 2025 से 2028 की अवधि के लिए इंडसइंड बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे दोबारा से चुन लिया गया, फिर से चुन लिया गया है? तो इंडसइंड बैंक जो एक प्राइवेट बैंक है जिसका मुख्यालय मुंबई के अंदर बना हुआ है, आप जानते हैं इंडसइंड कहा जाता है जिसे। और इस बैंक के बारे में अगर हम बात करें तो सुमंत कठपालिया जो इसके एमडी और सीईओ ऑलरेडी हैं, उन्हें अगले 3 वर्षों के लिए दोबारा से फिर चुन लिया गया है, सुमन कठपालिया को। एलआईसी ने अपने अगली पीढ़ी के डिजिटल प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए, यानी आने वाले समय का बेस्ट जो प्लेटफॉर्म रहना चाहिए, उसके लिए यहां पर किसके साथ मिलकर काम कर रहा है? एलआईसी जो भारत की एकमात्र और सबसे बड़ी सरकारी जीवन बीमा कंपनी है, इसने इन्फोसिस के साथ मिलकर, यानी एलआईसी का जो प्लेटफॉर्म रहने वाला है डिजिटल प्लेटफॉर्म, उसका पूरी डिजाइनिंग, उसको पूरा मेंटेन किया जाएगा इन्फोसिस कंपनी के द्वारा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में एलआईसी ने भारत सरकार को कुल कितना लाभांश दिया है? देखो एलआईसी क्योंकि एक सरकारी कंपनी है, वैसे एलआईसी के अंदर हाल ही में नए आईपीओ भी लॉन्च किए गए थे। आईपीओ का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब पहली बार कंपनी कोई शेयर ऑफर करती है उसे आईपीओ करना कहते हैं, वो भी लॉन्च किए गए। लेकिन एलआईसी ने लगभग इस पूरे वर्ष में 6,103 करोड़ रुपए लगभग भारत सरकार को लाभांश यानी डिविडेंड यानी प्रॉफिट के रूप में प्रोवाइड किए। पहली बार किस प्रोवाइड की और फिर उसके बाद दूसरी बार किस प्रोवाइड की, कुल मिलाकर 6,103 रुपए इस साल में दिए। री इन्वेस्टमेंट शिखर सम्मेलन में जो हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर है, इसमें कितनी पॉलिसी, कितना अमाउंट देने की बात की गई? तो यहां पर एक अमाउंट देने की बात की गई है सरकार के द्वारा कि सरकार जो होने वाली है यहां पर वो 386 बिलियन डॉलर जो है, यानी 386 बिलियन डॉलर, जिसको आप जनरली तौर पर कहेंगे सर यह अमाउंट में बहुत अलग हो जाएगा, 32.45 ट्रिलियन होंगे जो कि ग्रीन एनर्जी को लाने के लिए इन्वेस्ट किए जाएंगे। ये री इन्वेस्टमेंट शिखर सम्मेलन जो रिसेंटली कंक्लूड हुआ है, यहाँ पर कंप्लीट हुआ है बेसिकली, उसके अंदर ये बात कही गई हमारे मिनिस्टर के द्वारा, प्रहलाद जोशी के द्वारा, 4th इंडस्ट्रियल मीटिंग के अंदर। चलिए, भारत के किस क्षेत्र में तीव्र आर्थिक वृद्धि देखी गई है? भारत में सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो करने वाला जो राज्य होगा वो कौन सा होगा? अगर भारत को 4 अलग अलग जोन में बांटा जाए और उसके बाद भारत की ग्रोथ रेट को कंपेयर किया जाए तो सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट भारत के साउदर्न स्टेट्स की होगी, हमारे दक्षिण वाले राज्यों की होगी। बर्कशायर हैथवे कंपनी ने भारत में कौन सी उपलब्धि हासिल की है? तो याद रखना ये एक कंपनी है जिसका नाम है बर्कशायर, और ये कंपनी बेसिक तौर पर कहा जा रहा है इस कंपनी ने रिसेंटली जो अपना बेनिफिट लिया है, बेसिकली वो बेनिफिट क्या होने वाला है, यहाँ पर जो डाइवर्स पोर्टफोलियोज रहते हैं, यहाँ पर $1 ट्रिलियन की जो मार्केट वैल्यू है उसको अचीव कर लिया। पहली नॉन टेक फाइनेंशियल कंपनी है जिसने $1 ट्रिलियन की जो मार्केट वैल्यू उसको टच कर लिया है। तो ये है हमारे पास इस
सितंबर मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसी तरह मैंने आपसे जुलाई मंथ के, अगस्त मंथ के और इस बार के सितंबर मंथ 2024 के ऑलरेडी करा दिए हैं। इसके अलावा नेशनल करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की भी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊंगा इस चैनल पर। आप इस चैनल पर बने रहें, जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल के वीडियोस को भी लाइक कर लें। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।